हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BHDC 134 जो बुक आपकी हिंदी गद्य साहित्य है। उसके खंड 2 पर हम आ चुके हैं। खंड 2 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास एवं कहानी खंड का नाम है। इसमें हम उपन्यास और कहानियाँ पढ़ेंगे अलग अलग लेखकों की। तो हम इकाई 3 यहाँ पर पढ़ेंगे। इकाई 2 तक हम खंड 1 में पढ़ चुके हैं। इकाई 3 है जनेंद्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य। कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में हम इकाई 4 भी पढ़ लें, क्योंकि ताकपत्र के अंतर्वस्त्र विश्लेषण जो है ये जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी इस वीडियो में कि इकाई 3 और इकाई 4 दोनों ही हम जो है इकाई एक ही वीडियो में समाप्त कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं इकाई 3 से, जनेंद्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य से। आप थोड़ा इकाई की रूपरेखा देख लीजिए। इकाई का नाम होगा जनेंद्र और उनका उपन्यास साहित्य। इकाई की रूपरेखा में हम सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगी कि हम इकाई में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद हम जनेंद्र कुमार का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। जनेंद्र के साहित्य का परिचय हम इसमें नहीं देखेंगे। जनेंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं क्या हैं, प्रेमचंद और जनेंद्र के बीच क्या अंतर है, और विषय वस्तु हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम प्रस्तावना से। प्रस्तावना। जनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं, कहानीकार और निबंधकार हैं। तीनों ही हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। एक लेखक के रूप में जनेंद्र कुमार ने गद्य की रचना ही की है, कविताओं की रचना नहीं की। अंत इस दृष्टि से वे प्रेमचंद के करीब हैं, जिन्होंने सिर्फ गद्य लेखन ही किया। उपन्यासकार के रूप में उनका नाम अज्ञेय के साथ लिया जा सकता है। यद्यपि अज्ञेय ने कविता और गद्य दोनों में लेखन किया। जनेंद्र कुमार व्यक्तिगत रूप से प्रेमचंद के करीब थे, लेकिन लेखक के रूप में उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। प्रेमचंद से भिन्न प्रकृति के साहित्य की रचना उन्होंने की। हिंदी संसार उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जानता है। तो जनेंद्र कुमार जो है उपन्यासकार तो हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। उनकी दृष्टि समाज पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर केंद्रित रहती है। सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा आदि लगभग 12 उपन्यासों और कई कहानियों की रचना उन्होंने की। अपनी दार्शनिक और साहित्यिक मान्यताओं को उन्होंने अपने निबंधों में व्यक्त किया है। चिंतन के स्तर पर वे मनोविज्ञान के अतिरिक्त जैन धर्म और गांधीवाद से प्रेरित थे। तो ये थी प्रस्तावना। अब हम देखें जनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। जनेंद्र कुमार का जन्म जो है जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक गांव था कोडियागंज में 2 जनवरी 1905 में हुआ। तो जनेंद्र कुमार का जो मूल है वो उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ 2 जनवरी 1905 को हुआ, याद रखिएगा। और मृत्यु उनकी 24 दिसंबर 1988 में हुई। इनका बचपन का नाम था आनंदी लाल। साहित्य रचना उन्हें जनेंद्र कुमार के नाम से ही की। हिंदी संसार अब उन्हें जनेंद्र कुमार के नाम से ही जानता है। जब उनकी उम्र 2 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन उनकी माँ रमा देवी और मामा भगवान दीन ने किया। उनकी आरंभिक पढ़ाई अतरौली और अपने मामा के गुरुकुल में हुई। मैट्रिक परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की और आगे के अध्ययन के लिए बनारस आ गई। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तब उनकी उम्र 15 से 16 वर्ष की थी। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से जनेंद्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें कुछ वर्षों तक कांग्रेस का काम किया और स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जेल भी गए। उनका आरंभिक जीवन काफ़ी आर्थिक कष्ट में बीता। तो यह जनेंद्र कुमार का परिचय। उनकी पहली कहानी सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। उसका परिश्रमिक 4 रुपये प्राप्त हुआ। इस परिश्रमिक से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुए धीरे धीरे साहित्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। उनकी जो पहली कहानी थी 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। सन 1929 में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। तो जनेंद्र कुमार का जो पहला उपन्यास है वो परख है। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, याद रखिएगा। साहित्य संसार ने नए लेखक का स्वागत किया। बाद में 12 उपन्यास और अनेक कहानियाँ लिखी जो अब 7 खंडों में प्रकाशित हैं। नाटक, विचार साहित्य, ललित, निबंध, यात्रा साहित्य, बाल साहित्य आदि अनेक गद्य विधाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। उन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी। अपने वरिष्ठ रचनाकार प्रेमचंद पर उन्होंने लेखन किया है। उनके प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता शीर्षक निबंध को बहुत सराहा गया है। तो यह जनेंद्र कुमार का परिचय। अब हम चलते हैं जनेंद्र के साहित्य का परिचय हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। जनेंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं। दोस्तों, जनेंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है कि जनेंद्र के उपन्यासों की क्या विशेषताएं थी, बताइए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस पाठ्यक्रम में आप जनेंद्र के महत्वपूर्ण उपन्यास त्यागपत्र अध्ययन करेंगे। इस इकाई में हम उनके उपन्यास साहित्य पर ही अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। जनेंद्र का जन्म संसार आज़ादी से पहले 1929 से लेकर आज़ादी के बाद तक फैला हुआ है। परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी उपन्यास की रचना उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में की थी।
उस समय हिंदी समाज में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा भी जोरों पर थी। प्रेमचंद और जैनेंद्र, सबसे पहले प्रेमचंद और जैनेंद्र के बीच देख लेते हैं। जैनेंद्र गांधी जी के समर्थक थे, लेकिन उनके परख, सुनीता, त्यागपत्र या कल्याणी उपन्यासों में स्वाधीनता आंदोलन की छाया नहीं है। उस समय तक प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। जैनेंद्र उनके निकटस्थ लोगों में से थे, वे प्रेमचंद का बहुत आदर करते थे। इसके बावजूद जैनेंद्र ने प्रेमचंद का रास्ता नहीं अपनाया। प्रेमचंद के गबन और गोदान उपन्यास जैनेंद्र के रचनारत समय में ही प्रकाशित हुए थे। हिंदी समाज के बहुसंख्यक पाठक प्रेमचंद के समर्थक थे, तब भी जैनेंद्र ने अपने आप को उनके प्रभाव से बचाए रखा। एक लेखक के रूप में यह बहुत बड़ी बात थी, न केवल उस दौर में वरना बाद में जैनेंद्र ने राजनीतिक जीवन को अपने रचना केंद्र में नहीं रखा। पृष्ठभूमि के रूप में भले ही क्रांतिकारी पल आए हों, जैसे सुनीता में हरिप्रसन्न क्रांतिकारी दल का सदस्य है, परंतु जैनेंद्र उसके पक्ष समर्थन के लिए कुछ नहीं लिखते, इसके विपरीत उसकी आलोचना भी करते हैं। ऐसे पात्र जैनेंद्र की दृष्टि में कांगी और कुंठित हैं। हालांकि उस समय जैनेंद्र ने गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था, अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी थी और 2-1 बार जेल भी गए थे, लेकिन यह सारा जीवन उनकी रचनात्मकता का प्रेरक नहीं बना। इसलिए हिंदी उपन्यास के विकास पर चर्चा करते आलोचक इस तथ्य को रेखांकित करते हैं और जैनेंद्र के महत्व को स्थापित करते हैं कि जैनेंद्र ने प्रेमचंद के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखा और हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी। जैनेंद्र कुमार के लेखन से हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की धारा प्रारंभ हुई। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में समाज का चित्रण करते हैं, उनमें आए हुए व्यक्ति चित्र उस समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद के होरी, हीरा, मनोहर सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वे किसान वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जबकि जैनेंद्र कुमार के यहाँ व्यक्ति ही बना रहता है। यहाँ भी समाज दिखाई तो देता है, लेकिन वह समाज उस व्यक्ति को समझने में पृष्ठभूमि का काम करता है। विधवा कट्टो हो या क्रांतिकारी हरिप्रसन्न, सब व्यक्ति हैं, उनकी अपनी पहचान है। कट्टो कोई भी विधवा नहीं है, इसी तरह प्रसन्न कोई भी क्रांतिकारी नहीं है। प्रेमचंद के श्लिष्ट चित्र भी श्लिष्ट समाज को प्रस्तुत करने के लिए जाते हैं। चूँकि प्रेमचंद को अपने उपन्यासों में समाज के यथार्थ का चित्रण करना था, इसलिए उसकी कथा भूमि विस्तृत होती है। तो यहाँ पर एक बात है कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो समाज पर आधारित है, समाज की समस्याओं पर आधारित है, लेकिन जो जैनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं वो एक व्यक्ति विशेष पर आधारित हैं। चूँकि प्रेमचंद को अपने उपन्यासों में समाज के यथार्थ का चित्रण करना था, इसलिए उसकी कथा भूमि विस्तृत होती है। कथानक घुमावदार तरीके से समाज का चित्र दिखाता चलता है। जैनेंद्र को यह सब नहीं दिखाना था, इसलिए उनके उपन्यासों में कथानक बहुत छोटा होता है। यही कारण है कि आकार में जैनेंद्र के उपन्यास छोटे होते हैं और उनमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। जैनेंद्र का काम 4-5 पात्रों से चल जाता है, जबकि प्रेमचंद के उपन्यासों में 15-20 से अधिक पात्र होते हैं। समाज के ढांचे के साथ सामाजिक परिवर्तन का इतिहास भी उपन्यास में जगह घेर लेता है। जैनेंद्र के उपन्यासों में कहानी नाम मात्र की होती है। यदि इसे संक्षेप में कहना हो तो 8-10 पृष्ठों में उसका कथासार कहा जा सकता है। इसलिए उनके उपन्यासों में घटनाएं बहुत कम होती हैं। जीवन में एक आध घटना घटती है तो लेखक उसकी संगति में उस पात्र का मनोविज्ञान बताने लग जाता है। उस घटना का विरोध या प्रतिकार या परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ आकस्मिकता, कौतूहलता आदि कुछ नहीं होता। यहाँ जो है वह सब पूर्व निर्धारित है। उपन्यास पढ़ते समय हमें किसी काल्पनिक कथा का आनंद नहीं आता, वरना पाठक लेखक द्वारा प्रस्तुत जीवन को सहज रूप में देखते हुए चलता है। अब विषय वस्तु आ गई। जैनेंद्र के उपन्यासों की कथा व्यक्ति में अधिक चलती है। व्यक्ति आधारित उपन्यास लिखते हैं तो व्यक्ति में चलेगी, बाहरी वातावरण से उसका स्वाद कम होता है। आलोचकों का मानना है कि प्रेमचंद वर्णन करते हैं तो जैनेंद्र जो चित्रण करते हैं। तो एक ही अंतर ये होगा कि प्रेमचंद वर्णन करते हैं, जैनेंद्र चित्रण करते हैं। वर्णन के क्रम में बहुत सी बातें सवताएँ आ जाती हैं, चित्रण में कुछ अपने आप में छूटता जाता है। जैनेंद्र अपने उपन्यासों में कोई उपदेश नहीं देते, सामाजिक परिवर्तन और सुधार की कोई आकांक्षा में नहीं होती, वे केवल अपनी बात कहते हैं। कथा में व्यंजन की व्यक्ति से वे काम चला लेते हैं। लेखक के रूप में जैनेंद्र प्रयास करते हैं वे कथा में कम से कम बोलें, उनके पात्र भी कम बोलते हैं, आत्मचिंतन अधिक होता है, बाह्य अभिव्यक्ति कम करते हैं, इसलिए जैनेंद्र कुमार के पात्रों का संघर्ष आंतरिक होता है। जैनेंद्र के आरंभिक उपन्यास अधिक प्रभावशाली है क्योंकि उनमें अनुभव की ताजगी है। उन्हें प्रारंभ में नई दृष्टि से चीज़ों को रखा, बाद में वैचारिक विकास के अभाव में उनके लेखन में पुनरावृत्ति और शुष्क दार्शनिक वक्तव्य अनायास आने लगा। रामदरस मिश्र ने इसे अनुभवहीन दार्शनिकता कहकर रेखांकित किया है। इसके विपरीत प्रेमचंद की रचनात्मकता का विकास होता है। नवीन दृष्टि से यथार्थ की नई जमीन की प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। जैनेंद्र वैसा नहीं कर पाते। जैनेंद्र का वर्णन डायरी या मुख्य पात्र के साक्ष्य से चलता है। हम देखते हैं कि पारंपरिक उपन्यासों में उपन्यासकार सर्वज्ञ के रूप में सामने आता है। ऐसे उपन्यास सभी पात्रों को, कथा को, घटनाओं को जानते हैं, इसलिए सब पर टिप्पणी कर सकते हैं। पात्रों कथा को वांछित दिशा में मोड़ सकते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में सारा वर्णन जज प्रमोद करता है तो वह सिर्फ उन्हीं घटनाओं का वर्णन कर सकता है जिनका वह स्वयं साक्षी रहा है या उसने अनुभव किया है। जिस समय वह एक स्थान पर है तब वह ऐसी किसी स्थान का वर्णन नहीं कर सकता जहाँ समानांतर रूप से दूसरी घटना घटित हो रही होती है। ऐसी शैली के उपन्यासों में प्रामाणिकता हो सकती है, गहराई तो हो सकती है, परंतु विविधता नहीं हो सकती। वर्णपरक लेखकों पर यह बंदिश नहीं होती,
इसलिए विषय वस्तु की दृष्टि से जिनेंद्र के उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहे जाते हैं। जिनेंद्र अपने उपन्यासों में परंपरागत नैतिकता को अस्वीकार करते हैं। परंपरागत नैतिकता को अस्वीकार करने के कारण उनके पात्रों के जीवन में पीड़ा का संचार होता है। जिनेंद्र के अधिकतर पात्र अपनी इस पीड़ा को अपनी नियति मान लेते हैं। वे पीड़ा का प्रतिकार नहीं करते। इस पीड़ा को से बचने का कोई भी उपाय भी नहीं है। कुछ समय पश्चात यह पीड़ा आत्म पीड़ा बन जाते हुए मन ही मन इस पीड़ा से गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह आत्म पीड़ा जिनेंद्र उपन्यास का प्रमुख भाव है। उनके लगभग सभी उपन्यासों में इस पीड़ा के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। यह आत्मोत्सर्ग और आत्मनिर्वसन का एक जीवन मूल्य बन जाता है। यही कारण है उनके उपन्यासों में कुछ इस तरह से भाव पात्र में दिखाई देते हैं कि मुझे इस दुख में ही रहना है, इस दुख से मुक्त नहीं होना, यही मेरी नीति है, यह मेरे लिए अच्छी है, समाज के लिए भी अच्छी है आदि आदि। त्यागपत्र की मूल्य का जीवन यही है, यही संदेश देता है। तप या काया कष्ट को मोक्ष का मार्ग मानने जैसी भावना दिखाई देती है। जिनेंद्र के उपन्यासों की विषय वस्तु ही जो भी आपने देखी। अब हम चलते हैं जिनेंद्र के उपन्यास पर। जिनेंद्र के उपन्यास देखिए, यहाँ पर जिनेंद्र के हर एक उपन्यास के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बताया गया है, देख लेते हैं। जिनेंद्र कुमार के ने 12 उपन्यासों की रचना की है, तो टोटल 12 उपन्यासों ने लिखे। इकाई के इस भाग में आप जिनेंद्र के उपन्यासों की विषय वस्तु अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन से आप जान पाएंगे उनके उपन्यास का मूल कथ्य क्या है तथा एक दूसरे से वे किस प्रकार भिन्न है। उनका पहला उपन्यास जो था परख 1929 में प्रकाशित हुआ था। परख जिनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास है जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं, सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी। कट्टो बाल विधवा है, 5 वर्ष की अवस्था में ही वह विधवा हो जाती है। उस उम्र में उसको विधवा होने का अर्थ भी मालूम नहीं था। विधवा होने के बाद कट्टो न तो किसी और से विवाह कर सकती है और न ही किसी से प्रेम कर सकती है। समाज की दृष्टि से वह यह अधिकार खो चुकी है। कट्टो समाज की समानता विरोध करती है। कट्टो के जीवन में 2 युवक आते हैं, आदर्शवादी सत्यधन और व्यवहारिक बिहारी है। दोनों मित्र हैं, दोनों कट्टो को पढ़ाना चाहते हैं। सत्यधन इस भली बाल विधवा कट्टो को पढ़ाने लगता है। कट्टो सत्यधन को आदर्शवाद से प्रभावित होती है और उसे प्रेम करने लगती है। सत्यधन भी कट्टो के प्रति आकर्षण महसूस करता है। बीच में एक पात्र गरिमा आती है जो बिहारी की बहन है। सत्यधन का विवाह गरिमा के साथ होने वाला है। यह जानकर कट्टो अपने विवाह के लिए खरीदी गई सिंदूर की डिब्बी पर दर्पण गरिमा को भेंट कर देती है और सत्यधन के जीवन से हट जाती है। अब गरिमा और सत्यधन का विवाह हो जाता है, आगे चलकर वह बीता की देवी बन जाती है। तो ये थी परख की अंतर वस्तु। ऐसे सुनीता उनका उपन्यास जो 1935 में लिखा गया था, उसकी जो वस्तु दी गई है जहाँ पर विषय वस्तु त्यागपत्र, जो हम आगे पढ़ेंगे इसे थोड़ा देख लेते हैं। त्यागपत्र जिनेंद्र का अत्यंत चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है। इसका देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसकी प्रमुख पात्र जो है मृणाल है। उपन्यास में मृणाल के दुख दर्द का वर्णन उसका भतीजा करता है। उसका नाम प्रमोद है। वह अपनी बुआ को बहुत चाहता है। मृणाल की किशोरावस्था में अपनी सहेली के भाई से प्रेम कर बैठते। इसकी जानकारी जब उसकी भाभी को होती है तो वह मृणाल की पिटाई करती है और फिर उसका भाई उसकी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी कर देते हैं। तो त्यागपत्र की जो है विषय वस्तु हो गई। अब कल्याणी उपन्यास 1939 में लिखा था उन्होंने। यहाँ पर सुखदा उपन्यास की विषय वस्तु भी दी गई है। विवर्त उपन्यास उनका है एक, व्यवहित है उनका उपन्यास। जयवर्धन 1965 में लिखा। मुक्तिबोध 1965 में लिखा। अंतर, तो ये उनके सभी उपन्यास और सभी उपन्यासों की यहाँ पर जो है विषय वस्तु दी गई है। अब हम आ गए हैं सारांश पर। सारांश हम इसमें नहीं देखेंगे। अब हम चलते हैं इकाई 4 पर, त्यागपत्र की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। इसमें हम पढ़ेंगे त्यागपत्र का परिचय, हम ये नहीं हम पढ़ेंगे। त्यागपत्र कथा सार हम पढ़ेंगे। त्यागपत्र कथानक की विशेषताएं पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद चरित्र चित्रण देखेंगे मृणाल का, प्रमोद का। उसके बाद परिवेश संरचना शिल्प में हम भाषा शैली देखेंगे और थोड़ा जो है सही स्तंभ सहित व्याख्या दी गई है कुछ पदों की, कुछ प्रसंगों की, वो हम देख लेंगे। तो अब चलते हैं, हम थोड़ा प्रस्तावना देख लेते हैं। जिनेंद्र कुमार हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार ने अनेक उपन्यास रचना की है, तो ये तो पहले की तरह है। त्यागपत्र परिचय स्तंभ हम ये नहीं देखेंगे। अब हम चलते हैं त्यागपत्र कथासार पर। हम कथासार थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपन्यास का प्रारंभ मृणाल के स्कूल दिनों से होता है, जब वह अत्यंत शरारती और चुलबुली लड़की हुआ करती थी और जिसकी शीला नामक सहेली थी। शीला और भी नटखट है। एक बार शीला गणित के शिक्षक की कुर्सी में कीलें डाल देती है। शिक्षक नाराज हो जाते हैं और पूरी कक्षा को दंड देने के लिए तैयार होते हैं। पूछते हैं कि यह किसने किया। मृणाल को पता है कि यह कार्य शीला ने किया है, तब भी वह कक्षा में खड़ी होकर स्वीकार कर लेती है कि यह उसने किया है। इस पर उसकी डंडे से पिटाई होती है, जिसे वह शांति से स्वीकार कर लेती है। मृणाल की आत्मा पीड़ा की यह पहली तस्वीर है। शीला के घर मृणाल का आना जाना होता है या शीला के भाई से उसके संबंध हो जाते हैं। जब प्रमोद की माँ अर्थात मृणाल की भाभी को इन संबंधों की जानकारी होती है, तब वह मृणाल को कमरे में बंद करके डंडे से खूब पिटाई करती है। एक बार तो मृणाल चिल्लाती है, बाद में इस मार को वह चुपचाप सहन कर लेती है। इस घटना को से आहत प्रमोद के माता पिता जल्दी मृणाल का विवाह कर देते हैं। उसकी किशोर अवस्था में अभी चल ही रही है, न उसकी समझ विकसित हुई है और न ही भावनाएं। चुपचाप वह स्थिति को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन बाद वह वापस घर आती है। वह माँ बनने वाली है। ससुराल में वह खुश नहीं है। वह ससुराल जाना नहीं चाहती क्योंकि उसका प्रबोढ़ पति जो है उसे भेंट से पीटता है। दोबारा ससुराल जाने पर कुछ दिन बाद पति उसे घर से निकाल देता है। उसकी नवजात बच्ची की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह कोयले वाले के घर में रहने लगती है। मृणाल उसके बच्चों की माँ बनने वाली है।
प्रमोद उससे मिल जाता है, तब वह अपनी स्थिति का बयान करती है और यह आशंका जाहिर करती है कि अब थोड़े दिनों बाद यह आदमी मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जाने वाला है। कुछ समय पश्चात मृणाल को मार पीट कर निराधार छोड़कर वह कोयले वाला भी चला जाता है। अस्पताल में वह एक बच्चे को जन्म देती है। अस्पताल मिशन का है, अस्पताल वाले उसे यह प्रस्ताव देते हैं वह इस बच्चे का मिशन से सौंप दे। मिशन उसे पाल पोस कर बड़ा कर देगा। वे मृणाल को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने की सलाह देते हैं, उसे नर्स की नौकरी देने का प्रलोभन भी देते हैं। मृणाल उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बिना किसी सहारे के वहाँ से चली जाती है। इस बीच प्रमोद के विवाह की चर्चा चलती है। वह लड़की देखने के लिए जिस घर में जाता है उस घर में नौकरियानी के रूप में उसे मृणाल मिलती है। मृणाल का जीवन अब ढर्रे पर आ गया है। हालांकि उसकी बच्ची की फिर मृत्यु हो गई है। लड़की वालों को पता चलता है कि मृणाल प्रमोद की बुआ है, तो यह रिश्ता करने से मना कर देते हैं और मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब वह कुछ समाज के बीच चली जाती है और जहाँ उसका जीवन लगभग नरकीय जीवन हो बन जाता है। प्रमोद फिर प्रयास करता है कि मृणाल उसके साथ उसे घर चली जाए। कोयले वाले के यहाँ मिलने पर भी प्रमोद प्रस्ताव रखता है, परंतु मृणाल कहती है कि वह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का है। अब प्रमोद की माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया, तब भी मृणाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को कहती है कि वह अपने रुपए इस बस्ती के लोगों पर खर्च करे। यह वह नहीं कर पाता। समय बीतता जाता है। प्रमोद वकील से जज बन जाता है और एक दिन पता चलता है कि बुआ मर गई है। प्रमोद के मन में पश्चाताप जागृत होता है और वह जज्जी से त्याग पत्र दे देता है। यहाँ कर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस कथा के भीतरी समाज चिंतन और पात्रों का जीवन वक्तव्य सब चित्रित होते हैं। तो ये था त्याग पत्र। हमने कथा सार पढ़ा, तो इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति पर केंद्रित है पूरा उपन्यास, मृणाल पर। मृणाल दुखी है, पूरे उपन्यास में वो दुखी रहती है। लेखक बार प्रयास करता है कि उसका दुख को दूर करने की कोई कोशिश नहीं जाती उपन्यास में। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के दुख पर केंद्रित है पूरा उपन्यास, त्यागपत्र। और त्यागपत्र नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो उनका भतीजा है मृणाल का, प्रमोद, वो बाद में जज से त्यागपत्र दे देता है। तो त्यागपत्र उपन्यास इसलिए नाम जो है त्यागपत्र इसलिए रखा गया है। अब हम त्यागपत्र के कथानक की विशेषताएं देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्यागपत्र के कथानक का ताना बाना प्रमोद के वर्णन से आता है। वही मृणाल की कहानी कहता है। प्रमोद के इस कथ्य के दो भाग हैं। एक, जिन घटनाओं प्रसंगों को प्रमोद ने स्वयं देखा है, अर्थात वह उन घटनाओं को साक्षी है। दूसरे, कुछ घटनाओं के बारे में मृणाल उसे बताती है। वे सब प्रसंग प्रमोद बिना किसी अतिरिक्त जिज्ञासा के पाठकों को सुना देता है। तीसरे, कुछ बातें अन्य पात्र मृणाल के बारे में बताते हैं। यह हिस्सा सूचनात्मकता है। एक अनुभव या घटना को दूसरे अनुभव या घटना से जोड़ने के काम आता है, जिसे कथावाचक भी सूचना के स्तर पर ही सुनता है। जहाँ पर प्रमोद स्वयं उपस्थित रहता है या जहाँ मृणाल उसे घटनाओं की जानकारी देती है, उन प्रसंगों का वर्णन बहुत जीवंत है। मृणाल की कहानी का मर्म इन प्रसंगों में ही मिलता है। उपन्यास में शेष तो केवल जानकारियाँ मात्र हैं। स्कूल के दिनों में मृणाल घर आकर स्कूल की शरारतें प्रमोद को सुनाया करती थी। उसी में शीला का प्रकरण भी है, जिसमें शिक्षक की कुर्सी में कीले शीला डालती है और मृणाल कह देती है कि यह कसूर मेरा है। इसके बाद मास्टर जी उसे बेंच से मारते हैं। न तो रोती है न चिल्लाती है, वह तो और भी मार खाने के लिए तैयार है। इस आत्म पीड़ा को बर्दाश्त करने का नैतिक साहस मृणाल के चरित्र की अपनी विशेषता है। यहाँ पर यह मामूली शरारत के रूप में आता है, परंतु आगे चलकर ऐसी घटनाएं उसके जीवन का अंग बनती जाती हैं और इसके बाद उपन्यास में 2 बार बेंच से मार खाने का जिक्र आता है। एक बार प्रमोद की माँ द्वारा, दूसरी बार उसके पति द्वारा बेंच से पीटे जाने का साक्षी प्रमोद नहीं है। यह घटना उसे बुआ सुनाती है। शीला के भाई से संबंधी घटना की जानकारी मिलने पर प्रमोद की मां मृणाल को बेंत से पीटती है। प्रमोद ने वर्णन किया है कि बेंत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी, उसके बाद रोने कलपने की आवाज़ मुझे नहीं आई। बेंत तड़ातड़ पड़ रहे थे। पिटाई के बाद के दृश्य वर्णन करते प्रमोद ने लिखा है, बुआ औंधी पड़ी हुई है, उसकी साड़ी दर्द हो गई है, जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है, बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। इससे पहले बुआ कहती है कि मैं बुआ होना नहीं चाहती, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। बुआ प्रमोद की माँ से वैसे भी कोई रिश्ता नहीं मानती। उसकी असंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे हमेशा तेरी माँ संबोधन से पुकारती है। हालांकि बुआ ने चुपचाप मार खा ली थी, कोई प्रतिकार नहीं किया था, परंतु वह दिन था फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। वैसे तो मृणाल अपनी पीड़ा का कहीं वर्णन नहीं करती। एक बार वह ससुराल से वापस आती है और फिर ससुराल जाना नहीं चाहती। तब पूछने पर वह कहते कि बेंत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना यहाँ अच्छा लगता और न वहाँ अच्छा लगता। ससुराल में शारीरिक प्रताड़ना का यह एक प्रमाण है, अन्यथा इस तरह की जानकारी उसके किसी अन्य कथन से नहीं मिलती और न ही लेखक ने कोई ऐसा संकेत उपन्यास में किया है। त्यागपत्र के कथानक को देखकर कई बार संदेह होता है कि लेखक ने मृणाल को जीवन की सीधी रेखा खींच रखी है। इसमें उनका उद्देश्य है कि मृणाल के जीवन को पीड़ा में रखा जाए। मृणाल खूबसूरत कन्या है, चुलबुली है, उसे जीवन का ज्ञान नहीं है, जह वैसे भी किशोरावस्था में बहुत मुश्किल से किसी के पास होता है। ऐसी कन्या को प्रेम का शिकार बनाया जा सकता है। शीला घर भेजकर लेखक ने यह अवसर उपलब्ध करवा दिया।
अब वह माँ बनने वाली है, यह बन सकती है। प्रमोद की अनुभवी माँ को इसका एहसास है। इसका समाधान यही सूझा कि जल्दी जल्दी इसका विवाह कर दो। यह उपयुक्त वर्ग के चयन का अवकाश नहीं, अंत जो मिल जाए उसे विवाह कर दो। मृणाल से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ जनेंद्र ने उसका विवाह करवा दिया। बेमेल विवाह से कुछ तो समस्याएं होनी थी। मृणाल के विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों की जानकारी उसके पति को हुई। इसी आधार पर पति उसका परित्याग कर देता है। एक बार नादानी से दी रिश्ता हो गया तो उसे घर से निकालने का विकल्प ही तो नहीं था। उसे पीहर भी पहुंचा सकता है, परंतु नहीं पहुंचाया और इस निर्दय समाज में मृणाल को अकेला छोड़ दिया। जनेंद्र कुमार के मृणाल के जीवन को पीड़ा में रखना था ताकि उनके दर्शन को उचित ठहराया जा सके। अपने दर्शन को उचित ठहराने के लिए जनेंद्र ने ऐसी परिस्थिति को निर्मित किया। मृणाल कोयले वाले के साथ पूरा जीवन गुजार सकती थी, लेकिन लेख ने नहीं गुजारने दिया। कोयले वाले ने जब उसे निकाला तो एक अवसर उसके पास आया था कि वह मिशन में चली जाए, ईसाई मत स्वीकार कर ले। नहीं किया, यहाँ तक कि फिर भी गनीमत है। इसके बाद वह एक परिवार में घरेलू नौकरानी बनती है। उसी घर में जनेंद्र कुमार ने प्रमोद के विवाह का आयोजन कर डाला। इसका परिणाम यह होना था कि मृणाल को यहाँ से भी निकलना पड़ा। अब इतने सारे संयोग लेखक ने मृणाल के जीवन में ही क्यों डाले? सारे संयोग मृणाल के जीवन को पीड़ामय बनाने के लिए ही किए गए होंगे। ये सब घटनाएं और संयोग कथानक की अनिवार्यता का हिस्सा नहीं लगते, लेखक की योजना का हिस्सा भी लगते हैं। तो ये थी त्यागपत्र की अंतर्वरी। अब हम चरित्र चित्रण थोड़ा देख लेते हैं। त्यागपत्र उपन्यास का उद्देश्य मृणाल के जीवन को जानना समझना है और उसके जीवन में लिए गए निर्णय किन स्थितियों और परिस्थितियों की देन थे उसका अंकन करना है। उसका जज भतीजा प्रमोद यह प्रयास करता है, यही उपन्यास में अभिव्यक्त भी है। प्रमोद ने अपने बारे में तथा अन्य पात्रों के संबंध में वर्णन किया है। इस उपन्यास में पात्र बदलते नहीं, उपन्यास के भीतर उनका विकास नहीं होता। ये पात्रों की विशेषता सहायक पात्रों के साथ साथ प्रमुख पात्रों पर भी लागू होती है। सहायक पात्र और जनेंद्र कुमार के अन्य उपन्यासों में लगभग यथावत बने रहते हैं, परंतु नायक नायिका विकसित हो जाते हैं। त्यागपत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। आदर्शवादी भावुक प्रमोद का चित्र उपन्यास के अंत तक प्रारंभ जैसा ही बना रहता है। मृणाल का पति, पिता, माँ और कोयले वाला जरा भी नहीं बदलते। यहाँ तक कि मृणाल के चित्र में भी कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता, परंतु मृणाल अंत तक वैसे ही बनी रहती है। शायद उसको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना नहीं आता, इसलिए वह ट्रैजिक चरित्र बनी रहती है। यदि बदलना आता तो वह भी प्रमोद की तरह सफल चरित्र बन सकती थी। उसने यदि तय कर लिया कि अब उसे महके नहीं जाना तो वह अपने निर्णय पर अंत तक अडिग रहती। प्रमोद लेने आता तब भी स्पष्ट रूप से वह मना कर देती थी। मृणाल के जीवन की पीड़ा के दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहले हम मृणाल का चरित्र चित्रण देखेंगे। मृणाल के जीवन की पीड़ा के दो मुख्य कारण हैं, यौन सूचिता की धारणा और पतिव्रता की धारणा। ये दोनों धारणाएं भारतीय समाज में बदमूल हैं। जो कोई इन धारणाओं से टकराता है या किसी भी कारण से इन धारणाओं के अनुरूप जीवन नहीं जी पाता, उसका जीवन नरक बन जाता है। ये दोनों धारणाएं सिर्फ स्त्रियों पर लागू होती हैं। यौन सूचिता तो इतनी बलवती है कि उस पर कोई चर्चा तक नहीं करता। मृणाल के जीवन में शीला का भाई आता है। उनके संबंध को केवल आभास उपन्यास में दिखाया गया है। इस संबंध के कारण मृणाल को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसी कारण उसका बेमेल विवाह हो जाता है। इसी संबंध के कारण उसको अपना पति गृह छोड़ना पड़ता है। इस अपराध के फलस्वरूप दिए गए दंड की कोई अपील नहीं होती। मृणाल भी कोई अपील नहीं करती और अंत वह ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां सुचिता की यह धारणा निरर्थक हो जाती है। पति जब बुआ को लेने आते हैं तब यह कहना नहीं भूलते कि बहू बेटियों की चलन की रीति नीति हुआ करती है। अपने तो वही पुराने अकीदे हैं, अपना कुल सींच चला आता है, वह न निभा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बातें समझा देनी चाहिए। इशारे से और समझाते हुए इसी पितृसात्मक व्यवस्था की पतिव्रता की धारणा की बात करते हैं। प्रमोद की माँ जिस आर्य ग्रहण की कामना करती है वह यही है। प्रमोद के माता पिता दोनों मृणाल को इस बात का दोषी मानते हैं कि मृणाल ने यौन सूचिता की धारणा खंडन किया, चाहे जानबूझकर किया या अपने आप हो गया, परंतु यह दोष है। इस दोष का ही उसे फल मिला। प्रमोद के माता पिता इस दोष से तो फिर भी उभर गए, परंतु मृणाल ने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। पति को छोड़कर वह किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगी। उसके भाई भाई तथा पति के अनुसार ऐसा संबंध रखना अक्षम्य है। हालांकि मृणाल कहती है कि मैंने पति को नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। क्या पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाल रहे। मृणाल भी अंततः उसी पतिव्रता धर्म को ही अपनाती है, उससे विद्रोह नहीं करती बल्कि उसका नया अर्थ करती है। वह प्रमोद से कहती है, विवाह के बाद मैंने बहुत सोचा, सोचकर अंत में यह पाया कि मैं छल नहीं कर सकती, छल पाप है। हुआ जो हुआ, विधाता को पतिव्रता होना चाहिए, इसके लिए पहले उसे पति के प्रति सच्चा होना चाहिए, सच्ची बनकर समर्पित हुआ जा सकता है। इसी कारण मृणाल ने शीला के भाई सपने संबंधों की सारी सच्चाई अपने पति को बता दी थी। ये सच्चाई और ईमानदारी उसकी शत्रु बन जाती है, परंतु वह अंत तक संबंधों में ईमानदार ही रहती है। तो यहाँ पर मृणाल का चरित्र चित्रण दिया गया है। प्रमोद का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है।
ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। मृणाल की कहानी प्रमोद सुनाता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चित्र भी उद्घाटित होता रहता है। वह न्यायप्रिय है, संवेदनशील है, नीति सम्मत चिंतन करता है, भावुक है, मृणाल की स्थिति पर दुखी होता है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता। केवल साथ रहकर मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। बचपन में हमें जिससे प्रेम मिलता है उससे हमारा प्रेम जीवन भर बना रहता है। ऐसा प्रेमी व्यक्ति चाहे जैसा भी नैतिक या अनैतिक कार्य करे, हमें उसके साथ खड़े रहते हैं, और यही प्रमोद भी करता है। बुआ के प्रति प्रश्नविहीन संबंध भावना प्रमोद की अपनी विशेषता है। मृणाल उसे जो काम सौंपती है वह कर देता है। घर वालों को बिना बताए लगे भाई को चिट्ठी दे आता है, बुआ के लिए जमाल कोटा ले आता है। माँ के मना करने के बावजूद मृणाल से अपना संपर्क बनाए रखता है। हर बार उसे अपने घर ले जाने का आग्रह करता है। उपन्यास में वह अकेला ऐसा पात्र है जो मृणाल को सुनता है और उसके दर्द को महसूस करता है, उसके लिए दुखी रहता है, भले ही वह निष्क्रिय रहता है। मृणाल की स्थितियों को परिवर्तित करने के लिए चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। उपन्यास में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं। उसकी संवेदनशीलता और मृणाल के प्रति प्रेम के कारण मृणाल कहती है कि तुम्हारे अकेले के कारण मैं उन तमाम भद्र वर्ग को प्रेम करने से बची हूँ। अपनी सहकर्मिता के कारण उसके मन में अपराध बोध भी पनपता है। अपने स्वार्थ की आलोचना करते हुए सोचता है कि मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था, तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी, इसलिए तो वह जज बन गया। अंत उसका निष्कर्ष यह है कि जो जगत की कठोरता का बोझ इच्छापूर्वक अपने ऊपर उठाकर चुपचाप चले जाते हैं और फिर समय आने पर इस धरती माता से लगकर उसी भांति चुपचाप सो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनको अभागा भी कह लूँगा, पापी भी कह लूँगा, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये प्रमोद का चरित्र है। अन्य पात्र इसमें प्रमोद की माँ और प्रमोद के पिता आए हैं। उपन्यास में मृणाल और प्रमोद के अलावा भी कुछ पात्र हैं, इनकी तरफ लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन पात्रों में से एक पात्र प्रमोद की माँ है, जो रिश्ते में मृणाल की भाभी लगती है, लेकिन मृणाल उसे हमेशा प्रमोद की माँ के रूप में जानती और पुकारती है। उपन्यास के प्रारंभ में जब प्रमोद इस प्रकार का परिचय देता है तब माँ के बारे में कहता है वह कुशल गृहिणी थी, जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती, तो इसी कारण उसका अनुशासन कठोर था। वह बुआ को और ये गृहिणी बनाना चाहती थी, इसलिए जब उसे मृणाल और शीला के भाई के संबंध पता चला तो उसने क्षमा अपराध मानकर मृणाल को बेंत से पीटा। प्रमोद का मत था कि माँ मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह किसी हालत में नहीं कहा जा सकता है। शादी के बाद जब मृणाल ससुराल जाने लगती है तब वह उसे भावुक का आशीर्वाद देती है। वे सारे आशीर्वाद परंपरागत भारतीय नारी गुणों के अनुरूप दृष्टिगत होते हैं। प्रमोद के पिता मृणाल को बहुत प्यार करते थे। मृणाल भी उन्हें अपनी मानती थी, लेकिन अपनी पत्नी द्वारा मृणाल को दंडित किए जाने से सहमत थे, परंतु बहन से प्रेम के कारण खामोश थे। मृणाल को ससुराल जाना था, परंतु मृणाल जाना नहीं चाहती थी। उस समय भी प्रमोद के पिता मृणाल के साथ खड़े नहीं हुए, उसे जबरदस्ती ससुराल भेजा। वे निष्क्रिय किंतु सज्जन व्यक्ति थे। वे यदि गृह स्वामी की तरह आदेश देते और मृणाल को अपने घर में रहने देते तो मृणाल का जीवन इतना पीड़ामय नहीं होता, लेकिन वे सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं के समर्थक थे। उनके लिए भावुकता और प्रेम से बड़ी चीज़ है सामाजिक प्रतिष्ठा और मान्यताएं। घर की लड़की विवाह पूर्व किसी लड़के या पुरुष से प्रेम न करे, इसे मान्यता में अपनी पत्नी के साथ थे। मृणाल का पति एक पात्र है, उम्र में थोड़े बड़े थे, स्वभाव से कठोर थे, सामाजिक मान्यता मानते थे, पुराने जमाने के मूल्य बोध के अनुसार अपना परिवार चलाना चाहते थे। मृणाल ने जब उसे नैतिकता के विपरीत कुछ किया, सच्ची तथा ईमानदार अभिव्यक्ति की और शीला के भाई के स्तरम में उन्हें बताया, जो उन्होंने मृणाल को भेंट से मारा और घर से निकाल दिया। मृणाल से जब पूछा गया कि तुम्हें क्यों मारते हैं, मृणाल कहते कि मैं खराब हूँ इसलिए मारते हैं। इसी तरह कोयले वाला भी एक दिन उसे मार पीट कर छोड़कर चला जाता है। उसके पास अपने तर्क हैं। त्यागपत्र में कोई भी खल पात्र नहीं है, सबके पास अपने द्वारा किए गए कृत्य के तर्क हैं। तो यह चरित्र चित्रण। अब हम परिवेश, त्यागपत्र का परिवेश हम देख लेते हैं। त्यागपत्र के प्रमुख पात्र मृणाल और प्रमोद हैं। इनका परिवेश संपन्न मध्यवर्गीय परिवार है। प्रमोद के पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी, जैसी कुशल थी वैसी कोमल होती, तो यहाँ से उपन्यास का सामाजिक परिवेश प्रकट होता है। धनी भले ही न हो, परंतु अच्छा खाता पीता परिवार था। मृणाल के शहर के बड़े स्कूल में बग्गी में पढ़ने जाती थी, जो मृणाल है। मृणाल की सहेली शीला भी सुखी मध्यवर्गीय परिवार संबंध है। मृणाल अपनी सहेली शीला के घर जाती है। शीला के भाई से उसका संबंध होता है, वह भी शिक्षित नौजवान था। मृणाल का विवाह कर दिया जाता है, ससुराल में जाती है। ससुराल भी अच्छा खाता पीता परिवार था। उसके पति के पास कार थी, जो उस युग को ध्यान में रखते हुए संपन्न परिवार का लक्षण था। ससुराल में उसको और चाहे जो कठिनाइयाँ हों, परंतु आर्थिक परेशानी कुछ भी न थी। पति के घर से निकलकर जब मृणाल कोयले वाले बनिए घर में रहने लगती है, तब उसका सामाजिक आर्थिक परिवेश बदल जाता है। वर्गीय दृष्टि से दूसरी दुनिया थी, यहाँ उसको आर्थिक स्वभाव में रहना पड़ा। इस घर का वर्णन करते हुए प्रमोद कहता है, कहाँ बुआ, कहाँ इस जगह थी गंदगी, वहाँ नीचे दर्जे के लोग रहते थे। भीतर गली में गहरे जाकर बुआ की कोठरी थी। बनिया बाहर एक दुकान लेकर वहाँ दिन में कोयला व्यवसाय करता था। इधर बुआ को देखा तो देह दुबली थी, मुख पीला था, गर्भवती थी, एक धोती में अपनी सब देह ढांके बैठी थी, मुंह पर क्या लाज की छाया आ गई थी। कोठरी बाहर 12 फीट वर्ग से बड़ी न होगी, बाहर थोड़ी खुली जगह थी जहाँ धोती अंगोछे सूख रहे थे।
उपन्यास जो जो विकसित होता जाता है, मृणाल के जीवन के साथ उसका परिवेश ही बदलता जाता है। मृणाल का चरित्र भले ही अपरिवर्तनशील रहा हो, परंतु उसके जीवन का वातावरण बदलता जाता है और मृणाल हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती थी। मृणाल के जीवन का अंतिम परिवेश कैसा था? जहाँ नगर की शटान रहती है, वहाँ रहती थी अंधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे उधड़े काम करने वाले उच्च लोगों के रहने की वह जगह थी। इस तरह भद्र मध्यवर्गीय समाज से समाज की तलछट तक मृणाल का जीवन चलता है और लेखक विस्तार से इन स्थितियों का वर्णन करता चलता है। मृणाल भद्र मध्यवर्गीय परिवेश से शरांत में रहने को स्वीकार करती है और अपने भतीजे प्रमोद के बार बार कहने पर भी अपनी परिस्थितियों में समझौता कर उसके साथ नहीं जाने का निर्णय लेती। अब हम संरचना और शिल्प पर आ गए हैं। संरचना और शिल्प देख लेते हैं। त्यागपत्र डायरी और संप्रेषण की शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। डायरी और संप्रेषण की शैली में लिखा गया है। हम प्रेमचंद के उपन्यास से तुलना करके त्यागपत्र की संरचना और शैली को समझ सकते हैं। प्रेमचंद लेखक के रूप में अपने उपन्यासों की कथा कहते हैं। वे पूरे समय उपन्यास में उपस्थित रहते हैं। कथा चरित्र और घटनाओं का वे स्वयं वर्णन करते जाते हैं और उसका अर्थ भी करते जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में लेखक प्रत्येक स्थिति पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रहता है। उनके उपन्यास की कथा का आरंभ होता है, फिर कथा विकसित होती है और अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। त्यागपत्र में ऐसा नहीं होता। इस उपन्यास के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है कि यह मौलिक सामाजिक उपन्यास है और इसके लेखक जनेंद्र कुमार हैं, अर्थात यह अनुवाद नहीं है। इसके बाद उपन्यास से जनेंद्र कुमार गायब हो जाते हैं। पाठकों को यह सूचित किया गया है कि यह उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसका हिंदी उल्था यहाँ दिया गया है। इसे सर एम दयाल ने लिखा है, जो संयुक्त प्रांत के चीफ जज थे। फिर उन्होंने जजी से त्यागपत्र दे दिया और हरिद्वार में जाकर रहने लगे। 2 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनके कागजों में यह पांडुलिपि मिली है, जिसमें व्यक्ति और स्थान में कुछ नाम बदल दिए हैं। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब इस उपन्यास में से एम दयाल अनुपस्थित हो जाते हैं और यहाँ प्रमोद नामक नया पात्र आता है। यह प्रमोद उस उपन्यास का कथावाचक है जो अपनी बुआ मृणाल के जीवन की कहानी कहता है। आरंभ में ही यह भी बता दिया जाता है कि मृणाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। इस रचना के भीतर यह उपन्यास लिखा हुआ है। उपन्यास का अंत होते होते एम दयाल फिर आते हैं और अपना त्यागपत्र लिखते हैं और उपन्यास समाप्त हो जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेखक जनेंद्र कुमार, फिर चीफ जज सर एम दयाल आए, उसके बाद आते कथावाचक प्रमोद, कथा की प्रमुख पात्र मृणाल और अंत में उपन्यास के पाठक। कथा के प्रारंभ में ही पता चलता है कि मृणाल की करुणिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पूरी कहानी करुणा से ओतप्रोत है। इसमें प्रमोद अपनी बुआ मृणाल की कहानी कहता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद अपना वक्तव्य भी उद्घाटित होता है। मृणाल की कहानी को हम प्रमोद की आंखों से देखते हैं। मृणाल यदि स्वयं अपनी कहानी कहती तो उसमें कुछ और नई बातें आ सकती थी, या लेखक स्वयं कहता तब भी कथा की संरचना बदल जाती, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। प्रमोद ने जैसा देखा, जितना देखा उतना और वैसा ही वर्णन हमें दिखाई देता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि यह वर्णन एकांगी और कथावाचक की दृष्टि से अभिव्यक्त हुआ है। घटना के जिस स्थान पर प्रमोद उपस्थित है, उसी का संस्करण वह सुना सकता है। जब वह अनुपस्थित रहता है तब वह सूचनाओं को सारे कथा के तार को जोड़ता है। संवाद योजना देख लेते हैं। त्यागपत्र में संवाद बहुत कम है। लेखक प्रमोद के माध्यम से वर्णन करता जाता है। जहाँ वह उपस्थित रहता है, वहाँ जो कुछ सुनता है उन्हें वह पुनः प्रस्तुत करता है। इन संवादों के माध्यम से पाठक को मृणाल की मन स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और उसके विचारों का पता चलता है। यह अवश्य है कि इन संवादों में मृणाल बहुत तर्कशील, जीवंत और इसी पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। प्रमोद और मृणाल की बातचीत हो रही है। मृणाल बीमार है। चलो तुम्हें यहाँ के अस्पताल में भर्ती करा दूँ। उन्होंने कहा, जो बात मैंने कही वह तेरी समझ नहीं आई न? चलो ठीक है। नहीं भाई, मैं अस्पताल में क्यों जाऊँगी। तो ये संवाद योजना है। हम भाषा देख लेते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा, जनेंद्र कुमार की भाषा प्रेमचंद की भाषा परंपरा से भिन्न है। त्यागपत्र में जनेंद्र कुमार ने उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया। वे आमतौर पर सरल तत्सम शब्दों से युक्त सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही वे जयशंकर प्रसाद की भांति अलंकारिक तत्सम शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते। वे अपनी भाषा को भ्रष्ट काव्यात्मक होने से बचाते हैं। इनकी भाषा प्रौढ़ और गंभीर है। चूँकि त्यागपत्र एक चिंतनपरक उपन्यास है, इसलिए उनकी भाषा भी चिंतनपरक है। वे हास्य का प्रयोग लगभग नहीं करते। कई बार उनकी भाषा में व्यंग्य अवश्य आता है, परंतु यह व्यंग्य भी मर्यादा की सीमा में रहता है। मृणाल और प्रमोद दोनों औपचारिक और गंभीर भाषा में सोचते और बोलते हैं। अपना क्रोध और नाराजगी भी वे संयत भाषा में ही व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, मृणाल का पति मृणाल को अपने घर से निकाल देता है, उस समय भी उसकी भाषा असंयत नहीं होती। वह सहज सरल और शांत स्वर में मृणाल से कहता है, मैं तेरा पति नहीं हूँ, या हाँ जाओ, अपने मायके चली जाओ, या फिर जो चाहे करो, चाहे जहाँ जाओ। प्रमोद का चिंतन भी इसी गंभीरता से चलता रहता है। आज जो बुआ की अवस्था है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। यह बातचीत में पूरी तरह नहीं मान पाता था, फिर भी इस अवस्था में बुआ के व्यवहार में कुछ ऐसी वास्तविकता थी
कि मेरे लिए संभव न हुआ कि मैं अपने अहम भाव में उन पर घमंड करूं। त्यागपत्र की भाषा में मंत्रता, सहजता और साथ ही किसी प्रकार का आक्रोश और भावुकता नहीं। सारी पीड़ा भीतरी है और इस भावुकुल पीड़ा के बाद की निश्चिंता रचना में अधोपात मौजूद है। इस उपन्यास में कोई खल पात्र नहीं है और इस रूप में कोई नायक नायिका भी नहीं है। फिर भी लेखक अपनी तरफ से न तो किसी को दोष देता है और न ही विशेष टिप्पणी करता है। इस कारण त्यागपत्र की भाषा में तटस्थता और वस्तुपरकता है। मन में एक गांठ सी पड़ती जाती थी, वह न खुलती थी न घुलती थी, भले कुछ करो वह है और उलझती और कसती ही जाती थी। जो होता था कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं क्यों सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, सारा चक्कर ही है, उठपटांग है, इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। भाषा की यह मंत्रता संपूर्ण उपन्यास में एक जैसी बनी रहती है, जो उपन्यास की प्रभावत्मकता एक बड़ा कारण है। शैली देख लेते हैं। जनेंद्र कुमार का उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखा उपन्यास नहीं है। ऐसी वर्णनात्मक शैली का प्रयोग प्रेमचंद के उपन्यास में मिलता है। जनेंद्र कुमार ने आत्मकथात्मक और संस्मरणात्मक शैली में इस उपन्यास की रचना की है। वर्णनात्मक शैली में लेखक स्वर्ग होता है, वही संपूर्ण घटना का वर्णन करता है, जबकि इस उपन्यास में लेख से अलग एक कथावाचक है। इस कथावाचक से अलग एक लेखक की कल्पना भी की गई है, जो आगे चलकर कथावाचक से अभिन्न हो जाता है। यह कथावाचक पाठक को अपनी बुआ मृणाल के जीवन की कहानी सुनाता है, अर्थात इस उपन्यास का पाठक एक तरह का श्रोता है। प्रमोद बुआ की कथा सुना रहा है, चूंकि इन कथाओं का साक्षी प्रमोद है, तो अपनी समझ और जानकारी से पाठकों की अवगत कराता चलता है। पाठक को तो विशेष वर्णन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रोता के पास न इतना धैर्य होता है और न इतना समय होता है, इसलिए संक्षेप में मूल बात और घटनाओं कह दी जाता है। उपन्यास में जहाँ प्रमोद अनुपस्थित रहता है, वहाँ की सूचनाएं पाठक अन्य पात्रों से मिलती हैं। इन अन्य पात्रों में उपन्यास की नायिका मृणाल को भी शामिल किया जाता है। इस उपन्यास में कथावाचक सिर्फ मृणाल की कहानी ही नहीं कहता है, वरना अपनी प्रतिक्रियाओं से भी यह पाठकों को भी अवगत करा चलता है। इसलिए उपन्यास में दो प्रमुख पात्र उभर कर आते हैं, एक कथावाचक प्रमोद और दूसरा उपन्यास की नायिका मृणाल। संस्मरण शैली में प्रमोद और मृणाल दोनों का जीवन और घटना हमारे सामने आती हैं। जनेंद्र कुमार का यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में माना जाता है। हम इसमें मृणाल के भाव और विचारों को व्यक्त करने पर अधिक जोर दिया गया है। बाहरी परिवेश और जीवन का उतना वर्णन नहीं किया गया, जिससे मृणाल या प्रमोद का संबंध है। यहाँ जीवन को महसूस करना महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रमोद की माँ या सहेला का भाई या मृणाल का पति या कोयले वाला महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वे भाव और विचार हैं जो इन चरित्रों के बारे में मृणाल या प्रमोद सोचते विचारते हैं। उपन्यास को संपूर्णता में समेटने के लिए जनेंद्र वैचारिक गद्य की तरह चिंतनपरक बातें भी कही हैं। इन चिंतनपरक बातों में मृणाल की पीड़ा और उसका चित्र हमारी समझ में आता है। जीवन दृष्टि यहाँ पर दी गई है, ये हम देख लेते हैं। समसहित व्याख्या। अच्छा सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा यह कहकर उन्हें ऐसा देखा कि मैं सेब के अर्थ बने। तो ये एक जो है उपन्यास से एक प्रसंग दिया गया है, इसकी हमें जो है व्याख्या करनी है। तो आप इसकी व्याख्या आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो भाषा है वो सरल सहज है, ज़्यादा काव्यात्मक भाषा नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे आसानी से कर पाएंगे। विशेष विद्यागर अब हम सारांश पर आ चुके हैं। इस तरह हमारी जो इकाई 3 है और इकाई 4 वो पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में हमने दोनों ही कंप्लीट कर ली हैं और अब हम इकाई 5 पर नमक का द्रव का वाचन पर आ चुके हैं। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके पास काफ़ी कम समय जो है बचा हुआ है। 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है और 2 दिसंबर को ही BHDC 134 का एग्ज़ाम है। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको जल्दी जल्दी BHDC 134 जो बुक है आपकी वो कंप्लीट करवा पाएँ, और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होइए, अच्छे नंबर लेकर आइए अपने एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।